हेलो फ्रेंड्स। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इजी नोट्स फॉर यू ऑनलाइन स्टडी चैनल पे। यहाँ पर हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं लेटेस्ट जो क्वेश्चन पेपर है जो आपका 2022 का, उसको सॉल्व कर रहे हैं। तैयारी कर रहे हैं 2023 के एग्जाम के लिए जो होने जा रहा है 21 फरवरी से। 21 फरवरी से 10 मार्च के बीच में आपका एग्जाम कंडक्ट होने वाला है। उसके बाद आपका जून का एग्जाम, यानी बिल्कुल भी आपको गैप नहीं दिया जा रहा है। मार्च जहां आपका एग्जाम कंप्लीट होगा, अप्रैल में फिर से एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएंगे और आपका जो एग्जाम होगा अगला, फिर वो जून का एग्जाम होगा। क्योंकि अभी उन्होंने बोल दिया है यूजीसी के चेयरमैन ने कि भाई सारे एग्जाम अब डायरेक्टली पूरे नियमित रूप से होंगे, यानी पूरे टाइम से होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस बार आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि इस बार आपको 3 एग्जाम देने को मिल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल भी टाइम नहीं वेस्ट करेंगे आज के ये इस क्वेश्चन पेपर के साथ में। 11 अक्टूबर का ये क्वेश्चन पेपर है, शिफ्ट 2। हमने कल आप लोगों को करवाया था जो पीवाईक्यू अभी तक जो चल रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा 11 अक्टूबर का फर्स्ट शिफ्ट भी मैंने आप लोग को करवाया है। आज जो क्वेश्चन पेपर है वो है 11 अक्टूबर का। जल्दी से सब लोग कॉपी पेंसिल निकाल लीजिए क्योंकि जैसा कि आपको पता है यूजीसी का जो ट्रेंड है उसके अकॉर्डिंग पहला ही क्वेश्चन आपका, अरे वाह, सबने बहुत अच्छे कमेंट लिखे हैं। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, ये कमेंट उन लोगों को मैं थोड़ा दिखाना चाहती हूँ। अभी सबकी क्वेरी का आंसर करूंगी। रुक जाओ, होल्ड करो, जरा सा होल्ड करो, सबकी क्वेरी का आंसर होएगा। तो सबसे पहले जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर देख लो बेटा, नेट क्वालिफाई हुआ है लोगों का जिन्होंने क्लासेस अटेंड करी हैं। जो प्रॉपर क्लासेस अटेंड करेंगे उनका 100% नेट जेआरएफ 100% होगा। तो आपने क्या करना है, कोई भी क्लासेस छोड़नी नहीं है, सब ज्वाइन करनी है। और जो लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं उनके लिए मेरे को स्पेशल कहना है कि तुम लोगों को इसीलिए नोटिफिकेशन नहीं मिल पाती है क्योंकि आप लोग क्या करते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो, बेल नोटिफिकेशन ऑन नहीं करते हो। तो बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लो जिससे कि सारी की सारी वीडियोस आप तक पहुंच सके। यूजीसी नेट पेपर 1 की क्लासेस भी हो रही हैं, रिवीजन भी हो रहा है, क्वेश्चन पेपर भी हो रहे हैं, वो भी लेटेस्ट वाले, यानी 2022 के। 12 अक्टूबर का मैंने अभी करवाया था, देखो जरा सा, 12 अक्टूबर का मैंने शायद करवाया हुआ है, देखना जरा एक बार, ये चेक करना जरा, ठीक है। मैंने कुछ को 12 अक्टूबर का, ये देखो 12 अक्टूबर का यहाँ दिख रहा है बेटा। 12 अक्टूबर का कब नहीं करवाया, एक दिन पहले ही करवाया 12 अक्टूबर। यहाँ पर जाकर के लाइव सेक्शन पे चैनल के देखा करो, जितने भी लाइव वीडियोस हैं यहाँ पर अवेलेबल हैं। 12 जुलाई का है, 12 जुलाई, 12 अक्टूबर का देखो उसमें है कि नहीं है, कंफर्म करके बताओ। उसके अलावा प्लेलिस्ट में चेक किया करो और कम्युनिटी पोस्ट पर जो मैं क्विज डालती हूँ उसको भी जरूर देखा करो। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं आप सभी के लिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करना शुरू करते हैं। ऑडियो विजुअल सबको क्लियर है? पूजा बेटा, इसका एक चीज समझ लो, कोई भी शॉर्टकट नहीं है, इसका सिर्फ एक तरीका है क्वालिफाई करने का और वो है प्रैक्टिस। जितनी ज्यादा पीवाईक्यू प्रैक्टिस कर लो, जितनी ज्यादा एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर लो, उतना बेटर है। इस टाइम पर आपको कम से कम 5 से 6 घंटे की पढ़ाई जरूरी है, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए, ठीक है। तो चलो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करो। और यहां पर क्या दिया गया है, सबसे पहले जो इंस्ट्रक्शन है उसको जरूर पढ़िए। 16 से 21 के दौरान 5 विभिन्न महाविद्यालयों में प्रविष्ट हुए, ए यानी कि जिन्होंने एडमिशन लिया, एल फॉर लेफ्ट यानी जो छोड़ गए विद्यार्थी दी गए हैं। सभी पांचों विद्यालयों की जो स्थापना वर्ष है वो 2016, यानी जितने भी यहाँ पर ये जो कॉलेजेस हैं, चाहे वो पी हो, क्यू हो, आर हो, एस ओ टी हो, ठीक है, ये वो है कि 2016 में इन लोगों का जब इस्टेब्लिश किए गए, यानी स्टार्ट किए गए। तो क्वेश्चन क्या है आपका कि महाविद्यालय क्यू में किसकी बात हो रही है, क्यू में 2020 तक, 2020 कहाँ है, ये रहा, 2020 तक अध्ययनरत विद्यार्थियों की टोटल संख्या बतानी है केवल। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने, मान लीजिए पहले डीआई ना करवाएं और एग्जाम में क्या होगा। अभिषेक, यस बेटा, अपना मेल आईडी मेरे को जरा टेलीग्राम पे सेंड कर देना, ठीक है। आपने, मेरे को पता है आपने लिया है मेंबरशिप, आप अपना प्लीज मेरे को मेल आईडी सेंड कर देना जिससे कि मैंने 2021 की जो पीडीएफ बोली हुई है वो मैं आपको प्रोवाइड कर सकूं। 30 सितंबर का भी मैं करवाती हूँ शिवपाल, जल्दी ही करवाती हूँ। तो भाई जल्दी जल्दी आप सभी लोग ख्याति आंसर करते चलो। यहाँ पर आपको 2020 तक महाविद्यालय क्यू में
जितने भी अध्ययनरत विद्यार्थी हैं उनकी संख्या को बताना है। जोड़िए जल्दी से, क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। मान लो कई बार ऐसा भी होता है कि मान लीजिए क्वेश्चन नया आ गया या फिगर चेंज कर दिए, तब क्या करेंगे। कैलकुलेशन कौन कौन कर रहा है जरा एक बारी मुझे बताएगा कोई। कितने लोग सच में कैलकुलेशन करते हैं और कितने लोग सिर्फ ये लगता है कि नहीं भाई छोड़ो कैलकुलेशन, कौन अपना हाथ निकाले, कौन ठंड में अपना हाथ वो करे। महाविद्यालय क्यू में वर्ष 2020 तक अध्ययनरत विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। किसकी बात हो रही है यहाँ पे, क्यू की बात हो रही है। इस्टेब्लिशमेंट ईयर क्या है, 2100। यहां से शुरू कर लो, कब तक शुरू करना है, 600 तक चलते चले जाओ। यानी 2016 में क्या लिखा है, कितने 2020 तक अध्ययनरत। अध्ययनरत का मतलब जिन्होंने एडमिशन लिया और जो छोड़ के चले गए, उनके बीच का डिफरेंस बताएगा कितने विद्यार्थी ऐसे थे जो लर्निंग में लगे रहे। तो क्या होगा 2100, क्योंकि यहाँ पे किसी ने लेफ्ट नहीं किया, यहाँ पे किसी ने लेफ्ट नहीं किया तो 2016 का एज इट इज लिख दिया। क्योंकि यहाँ पर 900 बच्चों ने एडमिशन लिया, 900 में से 500 बच्चों ने छोड़ दिया, यानी कितने बच्चे ऐसे थे जो पढ़ रहे थे, 400। सेम ऐसे ही 2018 में देखिए 650 में 430 को माइनस करिए 220, 570 में 420 को माइनस करिए 150 और 600 में 380 करेंगे तो 220। क्योंकि सिर्फ 2020 तक के लिए ही बात हुई थी, तो इन सबको टोटल करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3090। कैसे, जितने अपीयरिंग है या जिन्होंने भी एडमिशन लिया, ठीक है, उसके बाद जितने छोड़ के चले गए उनके बीच का डिफरेंस ही बताएगा कि कितने लोग अभी भी स्टडी कर रहे हैं। सो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो कितना होगा, 3090। सब लोग देखो, जिसको भी ये लगता है कि अभी देखो सेट एग्जाम आ गए हैं, राजस्थान का 10 साल बाद सेट एग्जाम आया है, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं एमपी सेट का आ गया, इग्नू का असिस्टेंट प्रोफेसर का आ गया, तो भाई ये सब चीजें हैं, आप लोगों को यही चीजें काम आएंगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने। 2017 से वर्ष 2021, 17 से 21 तक, यानी ऊपर का 16 छोड़ दीजिए, 17 से 21 तक महाविद्यालय एस और क्यू में, एस और क्यू में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या m और n के रूप में दी गई है। तो m माइनस n, यानी मान लीजिए s को कैलकुलेट कर लीजिए, इन्होंने कहा है आपस में माइनस करनी है, तो s माइनस क्यू, s का निकाल लीजिए माइनस क्यू कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इन्होंने बताया है सेट एग्जाम मतलब स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी जैसे नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, अंबिका आ गई है राजस्थान का भी, राजस्थान की आ गई, एमपी सेट की आ गई। तो जो भी यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिए कि जो भी नेट एग्जाम दे रहे हैं वो सेट एग्जाम जरूर दें। अभी वेस्ट बंगाल का भी सेट एग्जाम हुआ है रिसेंटली, 2-3 दिन पहले, तो ये भी एग्जाम देते रहे साथ साथ, असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएंगे वो लोग, क्योंकि तैयारी तो चली रही है हम लोगों की। तो चलिए जल्दी से बताइए, एस को कैलकुलेट करिए, एस और क्यू में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या। सॉल्व करो एस और क्यू, दिमाग लगाओ जरा सा। एस कहां है हमारा, ये रहा, क्यू कहां है हमारा, ये रहा। इन्होंने क्या कहा 2017 से, यानी हमने 2016 को छोड़ देना है, 2017 से 21 तक की बात करी। तो हम क्या करेंगे, क्यू और एस, क्यू और एस में प्रवेश लेने वाले यानी 900, 650, 570, 600, 680 जोड़ लेंगे तो बनेगा 3400। और इसमें अगर हम एस की बात करें तो 880, 800, 790, 840, 920 टोटल करेंगे तो कितना बनेगा, 4230। इन्होंने कहा एस और क्यू को आप एम और एन मान लीजिए, और आपका जो क्वेश्चन का आंसर निकलेगा वो एम माइनस एन, यानी आपस में दोनों का डिफरेंस बताना है। तो सही आंसर है 830। क्या जोड़ने घटाने में प्रॉब्लम हो रही है बेटा?
अभी भी कितने लोग ऐसे हैं जिनको जो है डिवाइड करने में, एडिशन करने में, सब्ट्रैक्शन करने में प्रॉब्लम आ रही है। सिंपल सा इन्होंने कहा 17 और 21 में जिन्होंने भी एडमिशन लिया है उनको जोड़ लीजिए और आपस में माइनस कर दीजिए। क्या यहां पर किसी को प्रॉब्लम आ रही है? मतलब इससे भी सिंपल कोई क्वेश्चन हो सकता है क्या? इससे भी सिंपल कुछ हो सकता है कि सिर्फ हमने जोड़ा और आपस में माइनस कर दिया? और कई लोग क्या करते हैं, इतने महान होते हैं, वो सोचते हैं ये एम और एन कहाँ मिलेंगे, ढूंढते रहते हैं पूरे उसमें। इन्होंने कहा है एम और एन, एस और क्यू को ही मान लीजिए, रिप्रेजेंट, एम एन एन रिप्रेजेंट। कई लोग उसी में ढूंढते हैं कि अरे यार डेटा तो पी क्यू आर एस टी दिया है। चंद्रमोहन प्रॉब्लम आती है बेटा तो जोड़ना शुरू करो, कैलकुलेशन शुरू करो, क्योंकि वहां पर आपको कैलकुलेटर नहीं ले जाना है, घड़ी तक अलाउड नहीं है। इवन आप कोई बैंगल पहने होंगे तो कई बार वो बैंगल भी उतरवा लेते हैं कि नहीं भाई आप बाहर उतार के जाइए। ठीक है, तो ये जो कैलकुलेशन है, निधि, सना, सब लोग ध्यान से देखो, कैलकुलेशन आपको अपने हाथों पे ही करनी है, इतना टाइम ही नहीं होता है कि आप प्रॉपर करने लगो। आप जैसे ही यहाँ देखते हो ना तो यहाँ से आप खुद यहीं से शुरू हो जाते हो। अच्छा 0 0 0 0 0, 8 7 कितना हुआ, 5 हुआ, 7 5 12, 8 कितना हुआ, 20। चलो भाई आगे बढ़ो, फटाफट यहीं से कैलकुलेट करना शुरू कर देते हो, लिख करके थोड़ी ना करते हो, इतना टाइम ही नहीं होता एग्जाम में। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, 16 से लेकर 21 तक, 16 से लेकर 21 तक, मतलब सिंपल कैलकुलेशन है यहाँ पे। मध्य महाविद्यालय क्यू छोड़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या, क्यू छोड़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या का कितना प्रतिशत है? जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 3, जब अकेले निकालते हैं तो नहीं होता है, निकालना तो पड़ेगा बेटा, प्रैक्टिस होएगी तभी होएगा। नोज पिन को भी सेलो टेप से कवर कर दिया था इस बार, कोई भी वहां पर अलाउड ही नहीं है, ना नोज पिन लगा के गए, पिछली बार सेलो टेप लगवा दिया, कुछ लोग कड़े पहन के गए उनके कड़े उतरवा दिए, है ना। तो बहुत सारी चीजें हैं, तो अगर ये सोच रहे हो कि हम भाई अंदर कैसे क्या कैलकुलेशन करेंगे, तो उसका सिंपल ही है कि आप लोग को खुद से पढ़ना पड़ेगा, जब तक पढ़ोगे नहीं समझ में नहीं आएगा। क्यू की बात करते हैं, क्यू में इन्होंने कहा जितने लोगों ने प्रवेश लिया, प्रवेश कितने लोगों ने लिया, यहाँ 16 से 21 तक, यानी ये पूरा का पूरा टेबल काउंट करिए जल्दी से। काउंट करना है, सिंपल सा क्वेश्चन है यार, काउंट करने का मतलब है 2100, आपका 900, 650, 570, ए फॉर क्या है, अपीयरिंग, जिन्होंने शामिल हुआ, ये यहाँ पर इनका टोटल कर लीजिए, 600, 680, इन सब का टोटल करेंगे तो बनेगा कितना, 5500। इन्होंने कहा महाविद्यालय छोड़ने वाले कितने लोग हैं, तो यहाँ पर आपने देखा 2016 में किसी ने नहीं छोड़ा है, लेकिन 17 में 500, 430, 420, 380, 440, तो टोटल कितना हुआ 2170। अब इन्होंने कहा जिन्होंने प्रवेश लिया, और जो अब एक चीज जो मैं आपको हमेशा कहती हूँ, बड़ी संख्या, कभी भी इस तरीके के क्वेश्चन में कंफ्यूज हो कि नीचे किसको लिखेंगे ऊपर किसको लिखेंगे, तो हमेशा याद रखो बड़ी संख्या नीचे ही लिखोगे। ठीक है, तो 5500, 99% जो बड़ी संख्या होती है वो नीचे ही आती है। तो क्या करना है, प्रवेश लेने वाले जितने अपीयरिंग हैं उनको लिखा नीचे, यानी 5500, जिन्होंने छोड़ा 2170, यानी कितने लोगों ने, कितना प्रतिशत है यहाँ पर छोड़ने वालों का, 39%। अभी इसमें क्या कंफ्यूजन है, अब इस क्वेश्चन में क्या कंफ्यूजन है, 39% आपका आंसर निकल के आएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो, सभी महाविद्यालयों में 2018 में अध्ययनरत विद्यार्थियों की जो औसत संख्या है वो कितनी है? 2018 में जितने भी यहाँ पे कॉलेज हैं, चाहे वो पी हो, चाहे क्यू हो, चाहे आर हो, चाहे एस हो, चाहे टी हो, उनमें अध्ययनरत
अध्ययनरत का मतलब है हमें 580 में से 420 को घटाना है, तो हमें पता लगेगा कितने लोग स्टडी कर रहे हैं। आपस में इन दोनों को माइनस करना शुरू करिए। 2018 पे कॉन्सेंट्रेट करिए सब लोग, यानी जो अपीयरिंग है माइनस जिन्होंने छोड़ दिया। 580 माइनस 420, 650 में माइनस करो 430, 800 में 500 गए 300 बचा, 800 में 520 गए कितना बचा से 760 में 460। जितनी भी संख्या आएगी माइनस करने के बाद टोटल कर लो, फिर देखो कितने विद्यालयों की बात हुई है, 1 2 3 4 5, यानी 5 से डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे काटा जाता है वो भी बता दे। कभी भी कोई भी क्वेश्चन इस तरीके का आएगा, अभी मैं सब बताती हूँ। काटना क्या होता है, मान लीजिए 20 लिखा है इंटू 100 लिखा है और लिखा हो नीचे मान लीजिए 10, तो सिंपल सा ये एक कटिंग हो जाती है। तो ऊपर 20 इंटू 10 करेंगे, 200 कटिंग कैसे होती है, यही तो होती है। मान लीजिए लिखा हो 15, लिखा हो 20, लिखा हो 15, या लिखा हो नीचे मान लीजिए 100। अब क्या करेंगे, काटिए यहाँ पे 4, 5 से काट दीजिए, 5 को 20 में आ जाएगा, और ये कितने में हो जाएगा 20, ठीक है। फिर काटना शुरू करिए, 5 से फिर काट दो, 5 नहीं 15 हो गया, 5 को 20 हो गया। अब कितना बचा, यहां बचा नीचे 4। अब आपने देखा 4, 15 और 3 एक ही कोई संख्या नहीं है, ऐसा कोई टेबल नहीं है जिससे कि ये तीनों संख्याएं कट जाएं। जो भी कटेगा वो एक ही टेबल से कटना चाहिए। अगर 2 से काट रहे हो तो सारी संख्या 2 से कटनी चाहिए। बट यहां पर आपने देखा ये 4 लिखा है, हाँ ये 4 लिखा है, इस 4 को इस 4 से काट सकते हो। अब कितना बचा, 15 और 3 बचा, बाकी सब कट गए। 15 तिहाई कितना हो गया 45, और यही आपका इसी तरीके से काटना है। सेम आपका टेबल होना चाहिए तभी कटेगा। क्या होगा इसका सही आंसर, जल्दी से बताना शुरू करो जरा। इस वाले क्वेश्चन का मेरे ख्याल से कोई ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए इस वाले क्वेश्चन में। नहीं समझ में आ रहा, क्या करने के लिए बोला था भाई, मैंने आपसे बोला कि यहां पर क्या करना है आपको। इन्होंने कहा पांचों विद्यालयों में अध्ययनरत 2018 की बात करी। अध्ययनरत कैसे मिलेगा, जितने लोग पढ़ाई, जिन्होंने एडमिशन लिया और जितने लोग छोड़ के चले गए उसको कैलकुलेट करना है। कितने लोगों ने एडमिशन लिया, कितने लोग छोड़ के चले गए 2018, जल्दी से बताओ जरा। PQRST, लेकिन 2018 की बात करिए तो 18 का होना चाहिए, ये पूरा का पूरा क्या निकलवा दिया इन्होंने। ये 1 मिनट, इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा ये जो एक्सप्लेनेशन दिया है इसमें थोड़ा मुझे डाउट लग रहा है, क्योंकि यहां पर 2018 की अगर बात करी थी। अच्छा P से T, देखो एक चीज और देखो जरा, एक चीज और देखिए, यहाँ पे P से T की तो बात करी है, तो P से T के बीच में इन्होंने 16 क्यों ले लिया, फिर 17 क्यों लिया, जबकि इन्होंने 18 की बात करी है। थोड़ा सा इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन है, क्योंकि 2018 की अगर हम बात करें, हमारा ये जो एक्सप्लेनेशन है ये गलत है। इसका आंसर क्या होना चाहिए कि 580 में आप 420 को माइनस करो, 650 में 430 को, 800 में 500 को, 800 से 520 को, 760 से 460 को। जब आप माइनस करोगे तो डिफरेंस जो भी आपका आएगा उसको जोड़ देंगे और फिर 5 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमारा एवरेज 5 का है। लेकिन इन्होंने 16 17 18 क्यों उठाया, ये मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। इस वाले का इस वाले का आंसर इस तरीके से तो बिल्कुल नहीं होने वाला। 580 से 420 को माइनस करिए। 580 में क्या बोला, कैसे पता लगेगा कितने लोग स्टडी कर रहे हैं। 580 में 420 को माइनस करके बताइए कितना आंसर आएगा। 650 में 430 को माइनस करिए, आंसर बताइए जल्दी। 800 में से 500, जो चीज आपसे कही है जल्दी निकालिए। रॉन्ग है ना, मुझे भी रॉन्ग लग रहा है ये। कभी कभी यही चीज मैं आपसे कहती हूँ, अगर आपको इस चीज की समझ है कि कैसे निकालना है, तो आप क्वेश्चन को देख के भी समझ जाओगे कि क्वेश्चन गलत दिया गया है, आप आंसर देख के समझ जाओगे कि आंसर गलत दिया गया है। तो इसलिए आपको अगर कैलकुलेशन का थोड़ा भी नॉलेज है, और यहाँ कुछ नहीं करना है,
580 में 420 को माइनस करना है, 650 में 430। अभी तक टोटल नहीं कोई बता पाएगा, डिफरेंस बताइए बेटा कितना आया। 252 आंसर रितिका, 1260 आया पूरा टोटल। अगर हमारा आंसर आया 1260 सारी डिफरेंस निकाल करके, एवरेज पूछा गया है औसत संख्या कितने पांचों की, कितने यहां पर है कॉलेज, 1 2 3 4 5, औसत निकालने के लिए 5 नीचे लिख दीजिए, डिवाइड करना शुरू करिए, कितना होएगा यहाँ पे, 5 दूनी 10 होगा, 25 होगा, 5 दूनी 10, 252 आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। 252 आपका आंसर। 248 कैसे होगा पूजा बेटा, अगर हमारा टोटल आया है 1260, 1260 को अगर आप 5 से भाग दोगे तो कितना आंसर आएगा, 252। 252 राइट आंसर है, बिल्कुल सही है इंदर, निधि, सूरज, तनवीर बिल्कुल सही, विजय। 1140 कैसे होगा बेटा, मैंने आपस में क्या कहा, इन लोगों को आपस में माइनस कर दीजिए, तो आपको पी का बताना है कि माइनस करने पे कितना आंसर आया, क्यू का, आर का, एस का, टी का, फिर उनको टोटल कर लीजिए और टोटल करने के बाद 5 से डिवाइड करिए, 252 आएगा आपका आंसर। ठीक है, समझ आ रही है ना चीज, जैसे जैसे सॉल्व करोगे सब समझ आएगा। 16 की अपेक्षा 2021 में अध्ययनरत विद्यार्थियों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि किस महाविद्यालय के लिए अधिकतम थी। 16 से लेकर 21 तक यानी जितने भी साल हैं उसमें अध्ययनरत विद्यार्थियों की संख्या में, लेकिन यहाँ कोई कॉलेज तो दिया नहीं है। द परसेंटेज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग इन 2021 टू डेट इन 2016 इज मैक्सिमम फॉर द कॉलेज। कौन सा ऐसा कॉलेज है जिसमें ज्यादा वृद्धि हुई, अब ये पूरा टोटल करना पड़ेगा, पूरा टोटल करना पड़ेगा। जल्दी से क्या करेंगे हम, पी के जितने भी जिन्होंने एडमिशन लिया यानी पी का क्या करिए, जितने लोग अपियरिंग है माइनस जितने लोग लेफ्ट कर गए, जल्दी जल्दी निकालना शुरू करिए। क्यू का जितने अपियरिंग माइनस जितने लेफ्ट कर गए, आंसर बताते चलिए, ठीक है। आर का कैलकुलेट करिए, जितने लोग अपियरिंग 16 से लेकर के, क्योंकि यहाँ पर 16 में कोई भी यहाँ पर लेफ्ट नहीं किया है, इसलिए आप 17 से काउंट करेंगे लेफ्ट वाला, फिर लेफ्ट, उसके बाद में आर के बाद आया एस, एस में करिए तो पता लगेगा कितने अध्ययनरत हैं, जल्दी से करिए। और जितने भी अध्ययनरत हो उसमें देखिए हाईएस्ट कौन सा है, सबसे अधिक वृद्धि किसमें देखी गई, प्रतिशत वृद्धि की बात करिए। कैसे सॉल्व होगा, कैसे सॉल्व होगा, टोटल करेंगे जब हम, कितने लोग, छात्रों की कुल संख्या 2016 से अगर हम 21 तक में बात कर रहे हैं 2250, 3320, कितनी वृद्धि हुई 2000 से, इन्होंने कैसे कैलकुलेट किया यार, बड़ी दिक्कत है यार यहाँ पे तो, क्योंकि यहाँ पे अगर हम कैलकुलेट करने लगते हैं 2016 की अपेक्षा अगर हम बात करें 2021 में कार्यरत 2000, हाँ ठीक है ये तो यही हो गया, लेकिन यहाँ 2021 में कार्यरत की अगर हम बात करें तो 700 माइनस 460 होना चाहिए। इस वाले क्वेश्चन में भी कंफ्यूजन आ गई है भाई, इसमें आपको 180 मिनट मिलेंगे, यानी आपको 3 घंटा मिलेगा पेपर 1 पेपर 2 दोनों को सॉल्व करने के लिए, 2016 2021 को सॉल्व करने के लिए बोला है। अध्ययनरत विद्यार्थियों की संख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि किस महाविद्यालय में सबसे अधिक थी, पी का तो 2500 चलो आ गया, क्यू का अगर हम बात करें 2100, चलो 2100 लिख दिया यहाँ पे, यानी ये तो ऊपर वाले जो डेटा है 2016 का लिख दिया, और 2021 में अध्ययनरत, तो 2021 में अध्ययनरत को कैसे निकाला इन्होंने, 3320 कैसे लिखा, अगर हम 2021 की बात करें तो अध्ययनरत कैसे आया,
इसलिए यहाँ पर थोड़ा डाउट है, क्योंकि यहाँ पर तो चलो अध्ययनरत का मतलब है जो जिन्होंने एडमिशन लिया और जो लेफ्ट कर गए उनके बीच का डिफरेंस। लेकिन 2021 में इन्होंने बोला पी में, तो पी में 3320 कैसे आया? ये भी क्वेश्चन डाउटफुल है, ये एक्सप्लेनेशन डाउटफुल है। इसको आपको ऐसे नहीं सॉल्व करना है जैसे इन्होंने बताया है। ये जो है, ये जो इन्होंने निकाला ना यहाँ पे, ये मेरे लिए डाउटफुल है। क्योंकि अगर हम मान लीजिए इन्होंने कहा कौन से महाविद्यालय है जिसमें अधिकतम थी, तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ पर 2500 2250 लिखा है, उसको काउंट करके मान लो यहाँ से हम निकाल लें 700 माइनस 460, तो माइनस करेंगे ना तब पता लगेगा। लेकिन यहाँ तो इन्होंने किया ही नहीं है, 3320 कैसे आया? इस वाले क्वेश्चन में भी मेरे को लगता है ये वाला क्वेश्चन जो है ड्रॉप किया गया होगा, ये एक्सप्लेनेशन गलत दिया गया है। तो इस क्वेश्चन पर भी मैं क्वेश्चन मार्क लगा रही हूँ, सब लोग इसको सर्च करेंगे और मुझे बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आपका थ्योरी। क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर करिए। समझ में नहीं आ रहा आज? बाउंस मार रहे आज? सोचिए एग्जाम जब आएगा तब कितने क्वेश्चन बाउंस मारेंगे। यदि किसी अध्यापक को अपने अधिगम से संबंधित किसी लघु एनिमेट की गई तैयार करने की आवश्यकता हो, स्मॉल एनिमेटेड वीडियो की जरूरत हो, तो कौन सा सॉफ्टवेयर उपयुक्त होगा? पहले, हाँ, पहले जितने भी अपीयरिंग है उनको जोड़ लीजिए, फिर जितने भी आपके वो हैं जो लेफ्ट कर गए उनके बीच का डिफरेंस। कंफ्यूजन हो रहा है ना निधि? यस। ये डीआई कौन बना दिया? काजल, एनटीए वाले हैं बेटा। ठीक है, चलो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करो जरा। अगर आपको छोटा वीडियो बनाना है, स्मॉल एनिमेटेड वीडियो, छोटा वीडियो, जैसे मान लो कोई रील बनाता है या शॉर्ट वीडियो बनाता है, टिकटॉक बनाता है, छोटे छोटे वीडियो बनते हैं ना, लॉन्ग जो शॉर्ट एनिमेटेड वीडियो होती है, इन्होंने कहा अगर वो बनाना है एक टीचर को, तो इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर उपयुक्त होगा? माइंड मैपिंग टूल, एनीमेकर, गूगल डॉक्यूमेंट, या पॉल एवरीवेयर, या पाउटून? गूगल डॉक्यूमेंट में कोई वीडियो बनेगा क्या? एलिमिनेट कर दीजिए, नहीं। माइंड मैपिंग टूल्स में क्या वीडियो बन सकता है? नहीं। एनीमेकर यानी जो एनिमेशन होती है उसको कह सकते हैं, पाउटून कर सकते हैं, लेकिन पॉल एवरीवेयर, ये पोल की बात हो रही है तो ये भी नहीं, इसको एलिमिनेट करिए। बी और डी सही है, बिल्कुल सही है, बी और डी। एलिमिनेट करना सीखिए। एलिमिनेट यानी अगर आपको एक शॉर्ट वीडियो बनाना है, देन आप कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करेंगे? माइंड मैपिंग टूल्स में सॉफ्टवेयर नहीं आता है, वो अलग टेक्निक है। एनीमेकर, मान लीजिए इन शॉर्ट के बारे में जनरली सबको पता है, अगर हमें वीडियो बनानी है, लाइव क्लास जाना है, ओबीएस सॉफ्टवेयर यूज करना है, सबको पता है। गूगल डॉक्यूमेंट किसके है, के लिए है? डॉक्यूमेंट्स के लिए है। पाओ2, इसी तरीके, इसका मतलब आप समझ रहे हो कि इस क्वेश्चन को डालने का मतलब कि अब हमें इस तरीके के क्वेश्चन भी तैयार करने हैं। यानी आपसे पूछा जा सकता है लघु एनिमेटेड या फिर गूगल डॉक्यूमेंट के बारे में, या पॉटून क्या चीज होती है, या पोल एवरीवेयर, एनीमेकर, ये सब चीजें क्या है, इनको ध्यान रखना है। अब थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन को जरा देखिए। यदि किसी अध्यापक को अपने अधिगम से संबंधित कोई लघु वीडियो तैयार करना है, तो उसे एनीमेकर या पोटून जो सॉफ्टवेयर है उसका यूज करना होगा। ये एक क्लाउड आधारित डू इट योरसेल्फ एनिमेटेड वीडियो मेकिंग ऐप है, सरल एनिमेटेड वीडियो बनाने वाला ऐप है जो उपयोगकर्ताओं की विस्तृत श्रृंखला को स्टूडियो मानक के वीडियो तैयार करने में मदद करता है। जबकि पोटून एक ब्रिटिश कंपनी है जो एनिमेटेड प्रस्तुतियों, एनिमेटेड व्याख्या वीडियो के लिए क्लाउड आधारित एनिमेशन वीडियो सॉफ्टवेयर प्रदान करती हैं। इनका डिफरेंस भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने, एंशियंट यूनिवर्सिटी से। हम लोग जनरली कहते हैं प्राचीन यूनिवर्सिटी, हायर एजुकेशन से कैसे क्वेश्चन आते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक करना शुरू कर दो भाई, थोड़ा मोटिवेशन आ जाए। जल्दी से मोटिवेशन के लिए खातिजा जल्दी से लाइक करो बेटा। लालमन, रुचि, पवन, अर्चना, ख्याति, सूरज, जल्दी से लाइक कर दो बेटा। देवजनी,
यहाँ पर प्राचीन विश्वविद्यालय से क्वेश्चन, किस प्राचीन विश्वविद्यालयों का निर्माण विहारों के संबंध में हुआ है? नालंदा, वल्लभी, तक्षशिला, नवदीप और ओदंतपुरी। 11 अक्टूबर शिफ्ट 2 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर। ऑप्शन नंबर सी होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, यानी ऑप्शन नंबर ए नालंदा, ऑप्शन नंबर बी वल्लभी, ऑप्शन नंबर सी तक्षशिला, ऑप्शन नंबर ई ओदांतपुरी। क्या होगा? ओदांतपुरी। इनमें से कौन सी अच्छा ऐसी यूनिवर्सिटी है जो इंडिया में नहीं है? चलिए एक क्वेश्चन मैं आपसे करती हूं, मान लीजिए ये सारी यूनिवर्सिटी लिखी गई हैं, इनमें से कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटी है जो इंडिया में नहीं है? नालंदा, वल्लभी, तक्षशिला, ओदांतपुरी विश्वविद्यालयों का निर्माण विहारों के संबंध से है। नालंदा कहाँ पे है? बौद्ध विश्वविद्यालय के भग्नावशेष इसके प्राचीन वैभव का स्मरण कराते हैं। हेनसोंग और इत्सिंग में इसका उल्लेख किया गया है। और अभी 2022 में क्वेश्चन किया गया था कि चीनी जो दार्शनिक आए थे कौन से विश्वविद्यालय में अध्ययन करने के लिए आए थे? वेरी गुड चंद्रमोहन, वेरी गुड। तक्षशिला बिल्कुल सही है। रुखसार, तक्षशिला ऐसी है जो बाहर है। कहां पे है तक्षशिला? तक्षशिला कहां पे है भाई? जल्दी से बताइए। तक्षशिला आपने कहा इंडिया में नहीं है, कहां पे है? प्राचीन यूनिवर्सिटी, हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा से ये क्वेश्चन आता है आपका। आपसे पूछा जाता है कि इनमें से यूनिवर्सिटीज दी होती हैं, आपसे कहा जाता है पाकिस्तान में है। वेरी गुड, वेरी गुड, पाकिस्तान में है तक्षशिला। यहां से क्वेश्चन आता है कि चीनी जो आए थे, जो स्कॉलर्स आए थे, उनने कहां पर जो है एडमिशन लिया या पढ़ाई करी? नालंदा। वल्लभी कहां पर है? पूछा जाता है कभी कभी, गुजरात में है। यहाँ पर इतिहासकारों के अनुसार विश्वविद्यालय अपने समय में बौद्ध धर्म की शिक्षा का केंद्र था। तक्षशिला भारत में सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय था जो इस समय पाकिस्तान में है। ओदानपुरी भारत के बौद्ध महाविहार था और ये पाल सम्राट गोपाल प्रथम द्वारा स्थापित किया गया था। सबसे प्राचीन अगर भारत में बात करें विश्वविद्यालय कौन सा है? भारत की सबसे प्राचीन एंशियंट यूनिवर्सिटी कौन सी है? एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने, भारत की सबसे प्राचीन यूनिवर्सिटी कौन सी है? यहां से क्वेश्चन आता है हायर एजुकेशन से, दैट इज नालंदा। सबसे बड़ी और सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय नालंदा, वल्लभी, तक्षशिला, दानपुरी, ये सारी निर्माण विहारों के संबंध से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा आ गया? क्वेश्चन नंबर 8। आंसर करिए इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने, विगत 100 वर्षों में वैश्विक समुद्र तल में 10 से 25 सेंटीमीटर या उससे अधिक की वृद्धि आंकलित की गई। इस वृद्धि में किसका योगदान सर्वाधिक है? यानी जो समुद्र का लेवल है जो बढ़ रहा है, उसका मेन रीजन क्या है? सूरज बताओ बेटा। जिन लोगों को क्लास अच्छी लगे वो थैंक्स भी कर सकते हैं, सुपर थैंक्स भी कर सकते हैं। और जल्दी से सब ज्वाइन कर लें आप, जितने भी लोग हैं। चलो जल्दी से बताओ इसका आंसर। महासागरीय जल का तापीय प्रसार, हिमनद या हिमछत्र का पिघलना, ग्रीनलैंड की बर्फीली परत का तनुकरण, या मानवीय कार्यकलापों के कारण पृथ्वी जल संचयन में परिवर्तन होना। नालंदा है सबसे पुरानी। क्या है रीजन जिसकी वजह से जो समुद्र का स्तर है वो बढ़ रहा है? तो क्या होगा? महासागरीय जल का तापीय प्रसार। इसमें तापीय प्रसार यानी महासागर का जो जल है वो, उसका जो नीचे की सतह है वो गर्म होती जा रही है ग्रीन हाउस गैसों के संचय के कारण, और गर्मी का 90% से अधिक महासागरों द्वारा अवशोषित किया जाता है। जैसे ही ये गर्मी अवशोषित होती है, समुद्र का तापमान बढ़ता है और पानी फैलता है। यही थर्मल विस्तार वैश्विक समुद्र के स्तर के वृद्धि में योगदान देते हैं। यहां पर ये एक्सप्लेनेशन है, आपने सबने पढ़ना है कि किस वजह से ये चीज हो रही है।
उसके अलावा अभी आप लोग सुन रहे होंगे रिसेंटली जोशीमठ, जोशीमठ की न्यूज कौन कौन देख रहा है कि वहां पर भी आप लोगों ने देखा होगा कि जो दरारें आ रही हैं उसका रीजन क्या है। तो ये ऐसा नहीं है कि करंट अफेयर डायरेक्टली आएगा आपसे, करंट अफेयर जनरल अवेयरनेस के तरीके आएगा कि आपको इन चीजों के बारे में पता है या नहीं। ठीक है, यानी आप जो अपने आसपास देख रहे हो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। हाँ मैं करवाऊंगी भारती बेटा, टेंशन नहीं लो, सारे क्वेश्चन पेपर करवाऊंगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, और इसमें जिसने गलत आंसर किया वो डांट खाने के लिए तैयार रहे क्योंकि ये मैंने रटाया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 आपको बताना है उप विपरीतार्थक यानी सब कॉन्ट्रेरी इसमें से कौन सा है। सबने क्लासेस ली है, सबको ये क्वेश्चन आंसर पता होना चाहिए। उत्तराखंड से हो ना बेटा, तो ये जो त्रासदी आई है ये इस तरीके की कि सब जगह पे ही घर में दरारें आई हैं, तो ये भी किस वजह से हुई है इसका भी रीजन आएगा, है ना। चलो 45 घरों में आज भी आ गई दरारें, देख लो। खुशबू रुको अभी बेटा, पहले क्वेश्चन का आंसर करो जरा, क्वेश्चन का आंसर करिए जा। सब कॉन्ट्रेरी किसके किसके बीच में होता है रितिका। आपको क्लासिकल स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन मैंने क्लास में पूरा समझाया था। ए का क्या मतलब होता है यूनिवर्सल पॉजिटिव, आपको पता है ई का मतलब यूनिवर्सल निगेटिव, आई यानी पर्टिकुलर पॉजिटिव या पर्टिकुलर अफर्मेटिव या यूनिवर्सल अफर्मेटिव, और पी माइनस कर दो या निगेटिव में चले जाओ तो वो क्या हो जाएगा आपका ओ। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कॉन्ट्रेरी होता है ए और ई के बीच में, यानी यूनिवर्सल के बीच का संबंध कहलाता है कॉन्ट्रेरी, और सब कॉन्ट्रेरी होता है पर्टिकुलर पॉजिटिव एंड पर्टिकुलर निगेटिव के बीच में। सो अब यहाँ इन्होंने यही चीज पूछ ली है एग्जाम्पल देके, तो क्या होएगा यहाँ पे, सम नर्सेस आर केयरिंग ह्यूमन बींग्स, यानी सम का मतलब है कि कुछ नर्सें जो होती हैं देखरेख करने वाली होती हैं। तो डी यानी कुछ, सम भी लगा है नॉट भी लगा है, इट मीन्स ओ, यानी आपका P प्लस P माइनस, तो यानी ऑप्शन नंबर सी और डी बिल्कुल सही आंसर है इसका, बिल्कुल सही आंसर दिया है। रमेश नमस्ते बेटा, समझ आ गई, सब कॉन्ट्रेरी संबंध हमेशा रहेगा I और O के बीच में, A और E के बीच का संबंध होता है कॉन्ट्रेरी, और I और O का बीच का संबंध होता है सब कॉन्ट्रेरी। जब इस तरीके का स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आए आपको हमेशा याद रखना है क्लासिकल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन में। सतेंद्री लेट हो जाती हो बेटा, इतना इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है 11 अक्टूबर सेकंड शिफ्ट, यानी इसका मतलब है सभी को स्क्वायर ऑफ अपोजिशन के क्वेश्चन आ गए हैं। बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर डी यानी आप लोग को समझ में आ गए। अगर मैं पूछ लू कॉन्ट्रेरी इसमें से कौन सा है, विपरीत। चलो अब हमने क्वेश्चन बदल दिया, अब मैंने पूछा कॉन्ट्रेरी। चलिए अब बताइए, मैंने सब कॉन्ट्रेरी नहीं पूछा, मैंने पूछा कॉन्ट्रेरी। कौन सा क्वेश्चन नहीं समझ में आया। अब देखो बेटा, स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन होता है जो स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन, स्क्वायर हो गया, ये स्क्वायर हो गया ना। अब इसमें बना ए, चार चीजें आती हैं स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन में, ई आता है, आई आता है, ओ आता है। अब ए का मतलब है जो चीज सत्य है, सार्वभौमिक सत्य यानी यूनिवर्सल पॉजिटिव। ये हो गया यूनिवर्सल निगेटिव, जिस चीज को हम ना माने, नो, जहां पे नो लग जाएगा, नो है आपका क्वांटिफायर किसके लिए, यूनिवर्सल निगेटिव के लिए, ऑल है किसके लिए, यूनिवर्सल पॉजिटिव के लिए, सम क्वांटिफायर है आई के लिए, और सम नॉट है आपका ओ के लिए। अगर हमसे कॉन्ट्रेरी पूछा जाएगा इट मींस ए और ई होगा। ए का क्वांटिफायर है ऑल, तो हमने देखा इसमें ऑल यहां लगा है, इट मींस ये हमारा है यूनिवर्सल पॉजिटिव। फिर हमने पूछा कॉन्ट्रेरी, और नो क्वांटिफायर किसका है आपको तुरंत पता है, हमारा यूनिवर्सल निगेटिव। कॉन्ट्रेरी संबंध होता है यूनिवर्सल पॉजिटिव और यूनिवर्सल निगेटिव के बीच में। इट मींस अगर हमारा कॉन्ट्रेरी हमें पता करना है तो हमारा ए और ऑप्शन नंबर बी होगा।
ऑप्शन नंबर हमें नीचे से अगर चूज करना है, ऑप्शन नंबर 1 होगा, डेट इज ए और बी। अगर मैं आपसे पूछूं इसमें कॉन्ट्राडिक्टरी, ये हो गया कॉन्ट्रेरी, विपरीत, यानी अगर ए सही होगा तो डेफिनेटली ई हमारा गलत होगा। मान लीजिए यस लिखा है और नो लिखा है, तो उस टाइम पर क्या होगा, या तो यस सही होगा या नो सही होगा, दोनों सेम टाइम पर सही नहीं हो सकते। ये प्रपोजिशन आपसे आती है कि ऐसा कौन है जो सेम टाइम पर दोनों सही नहीं हो सकते, हालांकि गलत हो सकते हैं, तो वो होता है कॉन्ट्रेरी। जब दोनों एक ही समय पे गलत नहीं हो सकते लेकिन सही हो सकते हैं, तो वो होता है सब कॉन्ट्रेरी। अब ए और ओ का संबंध होता है कॉन्ट्राडिक्टरी यानी विरोधाभासी, ई और आई का संबंध है कॉन्ट्राडिक्टरी यानी विरोधाभासी। यानी ए कहता है कि मैं ओ को नहीं मानूंगा, ओ ने कहा मैं ए को नहीं मानूंगा, ई कहता है मैं आई को नहीं मानूंगा। तो आई और ए, किसके किसके बीच में, ए और ओ का संबंध है कॉन्ट्राडिक्टरी यानी विरोधाभासी, और ई और आई का संबंध है विरोधाभासी। तो अब आप मुझे ये बताइए, अगर हमें कॉन्ट्राडिक्टरी निकालना है, विरोधाभासी निकालना है, तो कौन सा स्टेटमेंट सही होगा? जल्दी से बताओ बेटा, और जल्दी से वीडियो को एक लाइक स्टार्ट करो, जल्दी से। रुचि आंसर करो बेटा फटाफट। कॉन्ट्राडिक्टरी विरोधाभासी इनमें से कौन सा है? कैसे पता लगेगा? हमने क्या कहा, संबंध ए और ओ का संबंध, ए हमारा ये रहा, ओ का संबंध है ये यानी डी, यानी हमारा एक ऑप्शन ए और डी सही है। और दूसरा अगर हम बात करें, बी और सी सही है। ठीक है, ए और डी और बी और सी, अभी समझ में आ गया? अभी समझ में आ गया? कॉन्ट्रेरी, सब कॉन्ट्रेरी, कॉन्ट्राडिक्टरी कौन सा होता है? आ गया समझ में? स्टार्ट करें आगे। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। हायर एजुकेशन में पूछा गया क्वेश्चन, एनकेसी रिकमेंडेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने किसकी स्थापना की सिफारिश की थी? अभी फर्स्ट क्लास है ये आपकी, अभी ये पीडीएफ भी बेटा मिलेगा, तो सब लोग टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना अभी, और उन्हीं को मिलेगा जो जल्दी से चैनल को लाइक करेंगे, क्योंकि ये 2022 का जो पेपर आप लोग सॉल्व कर रहे हो, ये एक्सक्लूसिव है सिर्फ हमारे चैनल पर, कहीं नहीं मिलेगा, ना ये क्वेश्चन पेपर ना ही इसकी पीडीएफ। तो इतना तो बनता ही है, और ज्वाइन कर लो जल्दी से, सब लोग मेंबर बन जाओ, बहुत ज्यादा पैसे नहीं मांग रही हो यार, हल्का फुल्का यार, 100 रुपए तो तुम लोग ऐसे ही निकाल देते हो कि पर डे के, तो यहाँ तो 89 रुपीज, 199, ये आपके ऊपर है, जितना भी आप कर सकते हो, जितना आप सपोर्ट कर सकते हो, इतनी सारी पीडीएफ मिलेंगी। चलिए आंसर करिए इस क्वेश्चन का। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 50 राष्ट्रीय विश्वविद्यालय। अब जरा सा इसका थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिए, एनकेसी की स्थापना कब की गई थी, कौन बताएगा मुझे? सब समझ आ गया? वेरी गुड। श्वेता अभी मैं लिंक शेयर करती हूँ बेटा, अभी मैं लिंक शेयर करती हूँ, जल्दी से इस क्वेश्चन का। दीपशिका आंसर करो बेटा, अजय आंसर करो, श्वेता, उमेश। आपकी एनकेसी यानी राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की स्थापना 13 जून 2005 को की गई थी। स्टेटमेंट 1, सरकारी घोषणा के माध्यम से प्रधानमंत्री के उच्च स्तरीय सलाहकार निकाय के रूप में की गई थी, यानी ये हाई लेवल एडवाइजरी बॉडी है। इज इट ट्रू और रॉन्ग? यस। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग में 50 राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की सिफारिश की, बिल्कुल सही है। इसका उद्देश्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला में ज्ञान के सृजन को बढ़ावा देना, 21वीं शताब्दी की ज्ञान की चुनौतियों का सामना करने हेतु शैक्षिक प्रणाली में नवीन ज्ञान का निर्माण करना था। और ये किसके द्वारा ये आयोग की स्थापना की गई थी? अभी मनोज मैं बताती हूँ बेटा, अभी बताती हूँ। अच्छा, एनकेसी की स्थापना किसने की थी? एनकेसी की स्थापना
एंजल एक मिनट वो देना बेटा, फोन दो जरा सा 1 मिनट। एनकेसी की स्थापना किसके द्वारा करी गई? पहला जो हमारा एजुकेशन अगर आयोग की बात करें, सैम पित्रोदा, वेरी गुड रुखसार। अगर हम बात करें पहला हमारा जो रहा है, पहला हमारा शिक्षा आयोग, वो कौन सा है? पहला शिक्षा आयोग कौन सा है, कौन बताएगा? आजादी के बाद का, आफ्टर इंडिपेंडेंस। सैम पित्रोदा बिल्कुल ठीक है। अभी मैं लिंक शेयर कर रही हूं, तब तक तुम लोग आंसर करते चलो। पहला शिक्षा आयोग आफ्टर इंडिपेंडेंस कौन सा था? फर्स्ट एजुकेशन कमीशन आफ्टर इंडिपेंडेंस। थैंक यू एजू क्लासेस। जल्दी से क्वेश्चन पे क्वेश्चन अपन डालेंगे और क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछते जाएंगे। करना क्या है, सिर्फ आंसर करना है। राधा कृष्णन, वेरी गुड। राधा कृष्णन का या राधा कृष्ण आयोग का दूसरा नाम क्या है? तुम लोग आंसर बॉल संभालो अब फटाफट से। राधा कृष्ण आयोग का दूसरा नाम किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? राधा कृष्णन आयोग। पहला आयोग मुदालियर तो सेकंड हो गया, रुखसार मुदालियर सेकंड हो गया। पहला राधा कृष्णन आयोग बिल्कुल सही जवाब है आपका, लेकिन मैंने पूछा इसका दूसरा नाम क्या है? अरे शिक्षा आयोग तो है ही है चंद्रमोहन, उसके अलावा राधा कृष्णन कमीशन को दूसरा नाम क्या जानते हैं हम लोग? सर्च किया करो अपने अपने फोन पे, सारे के सारे, सबके पास फोन है, बढ़िया से बढ़िया महंगे फोन रखे बैठे हैं सबके सब। कोठारी आयोग, खुशबू पिटाई मांग रही हो तुम अब। कल्पना गुड नून बेटा। यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, पवन बिल्कुल सही बताया बेटा, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। थैंक यू रश्मि। अभी इसकी पीडीएफ भी मिलेगी बेटा, ठीक है, तो सबने पढ़ते जाने। क्या नाम है? यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग कहा जाता है, राधा कृष्ण आयोग का दूसरा नाम है। सेकेंडरी कमीशन का दूसरा नाम क्या है? दूसरा हमारा जो आयोग था वो कौन सा था? कोठारी आयोग कब आया था? विजय चलो जल्दी से बताओ। माध्यमिक शिक्षा आयोग, वेरी गुड। रंजीत विश्वविद्यालय आयोग बिल्कुल सही है। यहां पर क्या करते हैं ये लोग क्या करते हैं, कभी कभी राधा कृष्ण आयोग पूछ लेते हैं या पूछ लेते हैं विश्वविद्यालय जो आपका शिक्षा आयोग है कि उनके कौन है मेन जिन्होंने आयोग बनाया है ना। तो क्वेश्चन को घुमा घुमा के आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए सबके नाम आपको पता होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 कम्युनिकेशन से आपके सामने। 1967, 64 अलग अलग आंसर आ रहे हैं भाई, मतलब नोट्स बने नहीं है अपने, यानी कि हमारे नोट्स बने नहीं हैं। हम अभी भी वेट कर रहे हैं किस बात का? एजुकेशन कमीशन इन इंडिया। 1 मिनट होल्ड करो जरा सा, मुझे देखना पड़ेगा, तुम लोगों को ना समझाना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ, ऐसे काम चलेगा नहीं। आंसर करो जब तक कि इस क्वेश्चन का मैं आप लोगों को कुछ और भी दिखाती हूं। जब तक कि मैं कुछ और भी दिखाती हूं, फटाफट आंसर करो जरा इसका। नेटवर्क इशू आ गया थोड़ा। अभी यहां पे देखिए सब लोग स्क्रीन पे देखेंगे, सब लोग, आई होप सबको दिख रहा होगा प्रॉपर। नेशनल एजुकेशन कमीशन, नेशनल एजुकेशन कमीशन किसके नाम से जाना जाता है? कोठारी आयोग के नाम से। 100 बार मैं आप लोगों को ये चीज बता चुकी हूं जनाब, आप लोग थोड़ा थोड़ा अपना गूगल पे इस्तेमाल करना शुरू करिए। कितने लोग गूगल इस्तेमाल कर रहे हैं? सबके पास बढ़िया बढ़िया, मतलब एप्पल फोन भी होगा किसी ना किसी के पास, मेरे पास तो नहीं हालांकि, लेकिन कितने लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं? मैम हर बार आके बताती हैं बेटे कैसे कंटेंट बनाने।
ये बताइए एजुकेशन कमीशन कितने हैं इंडिया में? हिंदी में देखना चाहो हिंदी में देखो, मेजर फॉर एजुकेशन, 4 तरीके की शिक्षा आयोग हैं। भारत का प्रथम शिक्षा आयोग, गूगल खुद आपको बताएगा कि क्वेश्चन कहां से आएगा। यस बेटा अम्बी, मैं करवाऊंगी बेटा, ठीक है, मैं करवाऊंगी जैसे ही मुझे मिलता है। नोकिया का फोन है, कोई बात नहीं, मेरे पास भी पुराना ही था, टेंशन नॉट। जब अपना सही चलने लगेगा अपन बढ़िया बढ़िया लेंगे, कोई टेंशन नहीं है, मैं खुद बांटूंगी फिर। चलो, भारत का प्रथम शिक्षा आयोग, कितने लोग ऐसे नोट्स बनाते हैं? प्रथम शिक्षा आयोग, भारत का प्रथम शिक्षा आयोग, आफ्टर इंडिपेंडेंस नहीं पूछा इन्होंने। ये क्वेश्चन हंटर आयोग से क्वेश्चन आपका हमेशा पूछा जाता है। ये बिफोर इंडिपेंडेंस है। भारत का पहला शिक्षा आयोग हंटर आयोग था, जिसकी स्थापना 1882 को की गई थी। इस तरीके से हम कितनी बार पढ़ते हैं, मुझे कोई बताए जरा। हम लोग जनरली क्या करेंगे, हम लोग क्या करते हैं, अच्छा मैम ने पूछा शिक्षा आयोग, अरे वाह वाह वाह, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन बता दिया। लेकिन कभी हम ये नहीं पूछते हैं कि स्वतंत्रता के बाद या स्वतंत्रता से पहले भारत का पहला शिक्षा आयोग, किस आयोग को भारतीय शिक्षा आयोग के नाम से जाना जाता है? किसको शिक्षा आयोग का 1964-66 का दूसरा नाम कौन सा है? बेटा याद तो करना पड़ेगा बेटे, लिख देखो, अगर याद नहीं होता है ये कोई बड़ी बात नहीं है, याद नहीं होना बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उसको याद करने का तरीका होता है, उसको लिखो। इसीलिए मैं कहती हूं यहां से नोट्स टीप लिया करो। टीपना जानते हो, बड़ी अच्छी लैंग्वेज होती है। कोठारी आयोग की शुरुआत किसने की, कब की गई, ईयर क्या है? शिक्षा के वर्तमान आयुक्त कौन है? एनपीई 1986 के अध्यक्ष कौन थे? राममूर्ति। ये क्वेश्चन आप इस तरीके से क्यों नहीं करते हो? शिक्षा के प्रथम संस्थापक कौन है? इंग्लिश एंड हिंदी में, दोनों में। हु इज द फर्स्ट फाउंडर ऑफ एजुकेशन? लॉर्ड मैकाले। क्वेश्चन नहीं आता है क्या यहां से? कभी पढ़ा है इस तरीके से? हम नहीं पढ़ते क्योंकि अपना मन नहीं करता ना, मैम बताएंगे तब पढ़ेंगे, तब तक पढ़ेंगे ही नहीं, अपना मन ही नहीं करेगा पढ़ने का, है ना, यही बात है ना। लॉर्ड मैकाले, फर्स्ट फाउंडर ऑफ एजुकेशन। हु इज द फादर ऑफ बेसिक एजुकेशन? बेसिक एजुकेशन के फादर कौन है? महात्मा गांधी। नोट डाउन करते जाएं आप लोग, स्क्रीनशॉट लेते जाएं, क्योंकि हो सकता है ये दोबारा मैं आपको ना बता पाऊं, क्योंकि और भी बहुत सारी चीजें करने के लिए। व्हाट इज नोन एज कोठारी कमीशन? नेशनल एजुकेशन कमीशन। ईयर याद रखिए, मैचिंग में आएगा आपके सामने। मुदालियर कमीशन क्या चीज है? सेकेंडरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन के लिए है। इस बार पूछा गया क्वेश्चन, फुल नेम ऑफ कोठारी। इस बार का 2022 का कल के क्वेश्चन पेपर में आपने देखा, कोठारी का फुल नेम क्या है? दौलत सिंह कोठारी। मुदालियर कमीशन को कब इस्टेब्लिश किया गया? भाई साहब ये चीजें बहुत जरूरी हैं। एनईपी का फुल फॉर्म, एजुकेशन साइकोलॉजी के फादर थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक कौन है? फादर ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी। इसको नोट डाउन करते जाएं। मदर ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। भारत में शिक्षा की जननी किसे कहा जाता है? सावित्री बाई फुले, आधुनिक शिक्षा की जननी। और यहां से आपका क्वेश्चन आता है, जल्दी से वो लोग लाइक करो जिनको लगता है कि यार ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है और यहां से क्वेश्चन आता है। वो लोग मत लाइक करना जिनको लगता है कि नहीं यार सिर्फ टाइम पास हो रहा है। सावित्री बाई फुले, रट लो, पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन चाहिए तुम लोगों को? शिक्षा के 3 प्रकार कौन से हैं? औपचारिक, अनौपचारिक, गैर औपचारिक। नोट करते जाएं। भारत में शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? मैकाले ने की थी। 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। अंग्रेजी भाषा सहित आधुनिक स्कूल प्रणाली भारत में लाई गई थी किसके द्वारा? मैकाले के द्वारा। भारत में आधुनिक शिक्षा के जनक मैकाले।
राधा कृष्ण आयोग क्या है? भारतीय विश्वविद्यालय शिक्षा की स्थिति को देखने के लिए स्थापित एक आयोग जो सुधार और विस्तार का सुझाव देता है। भारत की पहली शिक्षा नीति 1968 में बनी, किसके द्वारा बनाई गई? इंदिरा गांधी के द्वारा। यानी उस समय की जो प्रधानमंत्री रही वो कौन थी? आपसे पूछा जा सकता है कि जो 1968 में एनईपी आई उस समय प्रधानमंत्री कौन था? थैंक यू भारती। सब लोगों का लाइक करना तो बनता है भाई, लाइक करना तो बनता है, क्योंकि ये चीजें तो मेरे को नहीं लगता कोई ऐसे पढ़ाता होगा। पढ़ते जाओ, रट जाएगा, तुम लोगों को ऐसे ही रट जाएगा, कोई अलग से मुझे पढ़ाने की जरूरत नहीं है। पहली योजना आई 1968 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय में, दूसरी आई 1986 में राजीव गांधी जी के समय में। याद रखो, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी। तीसरी आई 2020 में नरेंद्र मोदी के द्वारा। ठीक है, रट्टा ऐसे ही रटना होता है, और क्या अलग से थोड़ी ना होता है, और क्या चीज होती है। एनईपी एनपीई के बीच में क्या अंतर है? एनईपी 20 भारत की पहली महिला छात्रा कौन है? भारत की पहली महिला छात्रा कॉर्नेलिया सोराबजी, एक भारतीय वकील सोराबजी थी जो पहली महिला छात्रा थी। विश्वविद्यालय में कानून का अध्ययन करने वाली पहली महिला कौन थी? ऐसे कोई नहीं बताएगा। महिला शिक्षा के जनक कौन है? ज्योतिराव फुले। महिला, भारत में महिला शिक्षा के जनक हैं ज्योतिराव फुले। भारत की पहली शिक्षित लेडी कौन थी? सावित्री बाई फुले। महिलाओं की शिक्षा पे जोर दिया जा रहा है, और यहां से क्वेश्चन आएगा तो मेरे को कोई ये नहीं बोलेगा कि बहन ये क्या है, ये सब पढ़ना है। भारत का पहला स्कूल कौन सा था? एंग्लो इंडियन हायर सेकेंडरी स्कूल। बट एक चीज समझो यार, मैं आपको कह रही हूँ क्या, यहाँ तो मैं स्क्रीन मूव करे जा रही हूँ, मैं आपसे कह रही हूँ रट्टा मारो। मैं आपसे कह रही हूँ क्वेश्चन को लिखिए, ऐसे ही एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया गूगल सर्च पे डालिए, ठीक है? फिर देखिए गूगल में कितने क्वेश्चन इससे बनते हैं, उनको लिख लीजिए अपने पास। यही तो कह रही हूं मैं ये थोड़ी ना कह रही हूँ कि रट्टा मारो। भारत में पहला स्कूल किसने खोला? सावित्री बाई और ज्योतिराव ने। मतलब आप इंडिया के बारे में, आप इंडिया एजुकेशन पढ़ रहे हो, हायर एजुकेशन में आधुनिक भारत के प्रथम शिक्षक सावित्री बाई ने सगुना बाई क्षीरसागर के साथ लड़कियों को पढ़ाना शुरू किया। कौन थी सावित्री बाई? कानून के, भारत में कानून के पिता BR अम्बेडकर। किसको किसको मजा आ रहा है? सैडलर आयोग का दूसरा नाम क्या है? कितने क्वेश्चन चाहिए तुम लोगों को, ये बताओ बस। तरीका बदलो, वो तरीका गया, पहले वाला तरीका गया। मुझे तो अब यही लगता है एनटीए वाले मेरी तरीके सर्च करते हैं, मेरे को लगता है मेरे को ही ना बोल दें पेपर तैयार करने के लिए। थैंक यू निधि। यही तुम लोग का प्यार है जो इतना कुछ कराने को मजबूर कर देता है मेरे को। ये लगता है अलग लीग से हटके पढ़ाओ बेटा। कोठारी आयोग की स्थापना, कोठारी आयोग 1964-66 दौलत सिंह कोठारी जी द्वारा। सैडलर आयोग का दूसरा नाम कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग। टेक अ स्क्रीनशॉट बेटा। थैंक यू रुचि, दीप शिखा, शीतल। मजा आ रही है? मजा आएगी, रट्टा नहीं मारना है, पढ़ना है सिर्फ। स्क्रीन पे जो लिखा है सिर्फ पढ़ना है। सैडलर आयोग को कहा जाता है कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग। मैंने कहा रट्टा मारने के लिए? रंजीत, मैं रट्टा मारने को कहती नहीं हूं, मैं तो कहती हूँ पढ़ो। जैसे कि अपन खाना वाना खा के बैठ गए, अब अपने पास टाइम वेस्ट करने के लिए है कि तो हम लोगों ने क्या करना है, अपना इधर टाइम लगाना है, ठीक है ना? कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग को कहते हैं सैडलर आयोग। माइकल सैडलर ने 1917 से स्टार्ट किया ये। उसके अलावा भारत की शिक्षा नीति किसने तैयार की? चार्ल्स वुड डिस्पैच, भारतीय शिक्षा प्रणाली पर 1854 की। चार्ल्स वुड डिस्पैच, भारत की 3 शिक्षा नीतियां। देखो कितने क्वेश्चन हमारे बनते हैं। चार्ल्स वुड डिस्पैच। भारत का गुरु कौन है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भारत का गुरु कहा जाता है। प्रथम महिला शिक्षिका कौन है? सावित्री बाई फुले है। और हायर एजुकेशन में क्या चाहिए भाई? शिक्षा का जनक कौन है? हॉरेस मॉन का नाम लिया गया यहाँ पे। हमारा संविधान किसने लिखा? हमारे संविधान को लिखने वाले हैं प्रेम बिहारी नारायण राय जादा।
संविधान की जननी कौन है? भीकाजी रुस्तम कामा। बिल्कुल सही है निधि। दुनिया में नंबर 1 शिक्षक कौन है? मतलब हमें क्या करना है, हमें ऐसे ही सारे क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे, अगर हम दिल से चाहेंगे तो मिल जाएंगे। एनईपी के 4 स्तंभ कौन से हैं? 4 पिलर्स ऑफ एनईपी। आता है भैया, क्वेश्चन यहीं से आता है, अलग से नहीं आता है। ये जो आप बात कर रहे हो ना, ये जो चीजें आप कहोगे कि मैम आप ये क्यों करा रहे हो, हु रोट द एजुकेशन एक्ट 1944? बटलर। बटलर आयोग भी था एक। बटलर आयोग के बारे में कौन पढ़ता है ना? क्योंकि जो हम लोगों को, हम लोग ऐसी गाड़ी है ना कि जो धक्के से चलती हैं, जब तक कोई अपने को धक्का मारेगा नहीं अपन चलेंगे नहीं। 4 पिलर ऑफ एनईपी, 4 पिलर यानी खंभों पे आधारित है एनईपी। एक्सेस, अफोर्डेबिलिटी, इक्विटी, क्वालिटी, अकाउंटेबिलिटी। गूगल से ही पेपर बनाया जाता है बच्चे, गूगल से ही बनाया जाता है। आपको यही मैं कह रही हूं, यहां पर आप खुद देखिए कि आपका जो क्वेश्चन आ रहे हैं क्या यहां से नहीं आ रहे? कितने लोगों को लगता है कि यहां से व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 5334? एनईपी मेन ऑब्जेक्टिव, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फुल नेम इसका आ गया। कॉन्स्टिट्यूशन के फादर कौन है यहाँ पे आपके? एनईपी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या लगता है यहां से नहीं आता है? 5334 जो स्ट्रक्चर आपका आया, क्या क्वेश्चन आता नहीं है? आनंद क्या हो गया? प्रिपरेटरी क्लासेस कौन सी हैं, मिडिल क्लासेस कौन सी हैं, कौन सी स्टेजेस से, सारी चीजें आप लोग जैसे जैसे सर्च करोगे। व्हाट डज एबीसी स्टैंड फॉर इन एनईपी? एनईपी में एबीसी का क्या मतलब है? कितने आए हैं यहां से? और तुम लोग, पता है अपन क्या करते हैं ना, हम लोग को बोला जाता है बुक उठा लो भैया, बुक से पढ़ाई कर लो। हम लोगों से कहा जाता है कि यारे किसी ने पढ़ा दिया, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट वालों ने बता दिया, ऐसे ऐसे रट्टा मार लो, अपन रट्टा मार लेते हैं। फिर जब एग्जाम आता है तो वहां तो ये गूगल पकड़ के बैठे हुए हैं वो लोग कि कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो बच्चे पकड़ नहीं पाएंगे और हम पूछ लेंगे। एबीसी का क्या मतलब है? एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, क्वेश्चन नहीं आता। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट एनईपी में आता है कि नहीं आता क्वेश्चन? व्हाट इज एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट? आता है कि नहीं आता है? व्हाट वाज द फर्स्ट एजुकेशन एक्ट? 1870। अच्छा, एजुकेशन में 3R का क्या मतलब है, 5R का क्या मतलब है? 3R का मतलब है रीजनिंग, रेजिलियंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। 3R स्टैंड फॉर एजुकेशन। तर्क, लचीलापन, उत्तरदायित्व, समस्या समाधान कौशल के रूप में। शिक्षा में 5R का क्या मतलब है? उत्तरदायी संबंध, कारण, संसाधन, चिंतनशील संवाद और मान्यता। 3R 5R, व्हाट डज इट मीन? हाइलाइट्स ऑफ एनईपी आता है कि नहीं आता है? हम तो यहां बता ही रहे हैं, पर कितने लोग उसके बाद भी उस चीज को उठा के पढ़ते हैं? दैट इज इंपॉर्टेंट ना। हु इम्प्लीमेंट द करिकुलम? हु इम्प्लीमेंट द करिकुलम? 3R का फुल फॉर्म क्या होता है? 5R का प्रिंसिपल क्या है? रिफॉर्म इन 5R। 4 पिलर्स ऑफ एनईपी 2020। 3 टाइप्स ऑफ करिकुलम, विच टाइप ऑफ करिकुलम? कितने टाइप का होता है करिकुलम? 7 टाइप। हु इंट्रोड्यूस्ड करिकुलम? एनसीईआरटी, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, इंट्रोड्यूस्ड किया गया 2005 में। किसके द्वारा? एनसीईआरटी। सेट में भी एग्जाम आए थे देवजनी, सही है ना? यानी आपको अगर कोई इंफॉर्मेशन दी जा रही है, सही है कि गलत है? 2 मेन टाइप्स ऑफ करिकुलम कौन कौन से होते हैं? वाई इट इज कॉल्ड करिकुलम? मतलब हमने एक क्वेश्चन डाला था एजुकेशन कमीशन इन इंडिया, लेकिन हमारे पास कितने सारे क्वेश्चन। अब ये देखिए, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन जो यूजीसी नेट में पूछा जाता है एवरी टाइम इन एवरी साइकिल,
व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन करिकुलम एंड सिलेबस? करिकुलम और सिलेबस के बीच का डिफरेंस प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। करिकुलम क्या है और सिलेबस क्या है? करिकुलम इज अ सेट ऑफ कोर्स एंड कंटेंट ऑफर्ड इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, और सिलेबस क्या है? इज अ डिस्क्रिप्टिव लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट टू बी टॉट इन अ क्लास। अब वो लोग हाथ उठाएं जिस तरीके से ये चीजें लिखी गई हैं वैसे ही पढ़ेंगे। कितने लोग पढ़ेंगे इसको? जल्दी से लाइक आई कर नहीं रहे हो फिर, है मजा नहीं आ रही है? ठीक है, इतने सारे लोग देख रहे हैं बट कितने लोग पढ़ रहे हैं ढंग से? जल्दी से करो भाई। चलो सीधे चलते हैं अब अपने काम पे। किधर गया? किधर गई पीडीएफ? ये मिल गई, ये भी खो जाती है पता नहीं किधर से। तो कितना और तैयारी बताओ, कितना और किस तरीके से तैयारी करवाई जाए बताओ बेटा, किस तरीके से और तैयारी करवाई जाए जिससे कि आपका सिलेक्शन हो? क्या आपको लगता नहीं है कि जिस तरीके से हम बता रहे हैं उस तरीके से हो सकता है? और मैं हमेशा कहती हूं, आप लोग जब खुद से इन चीजों को पढ़ना शुरू कर देंगे, कोई ऐसा बड़ा एग्जाम नहीं है जो आप लोग क्रॉस नहीं कर सकते। टेलीग्राम बेटा सुधीर दे दिया बेटा मैंने ऊपर, देखो चैट सेक्शन पे टेलीग्राम की लिंक दी हुई है। आ रही है बात समझ में? चलो वेरी गुड, मजा आया, सबको मजा आया। घूमने जाने को कह दो, सबको मजा आता है। अब कम्युनिकेशन। संप्रेषण में कूट उनके अधिग्रहण में कभी तटस्थ नहीं रहे हैं। कूट सदैव अभिप्राय को निरूपित करते हैं जिनमें पक्षपात परिलक्षित होता है। गुड नून चारू साबिया, इस बार क्लियर करना है तो क्लियर करना है। 2024 के लिए कब से क्लास स्टार्ट होंगे? आनंद पिटाई मांग रहे हो तुम तो, हमें लग रहा है। 2023 तो अभी कर नहीं पाए, अभी 24 में चले जाएंगे। सही आंसर दोनों ही है कि संप्रेषण में कूट यानी कोड्स जो होते हैं हैव नेवर बीन न्यूट्रल इन देयर रिसेप्शन। कोड ऑलवेज रिप्रेजेंट मीनिंग रिफ्लेक्टिंग पार्शियलिटी। ये दोनों ही सही है, इसको पढ़ लेना एक्सप्लेनेशन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12। संचार से संबंधित, अब विल्बर स्क्रैम आ गया आपके सामने। अब आप कहोगे मैम ये विल्बर स्क्रैम क्यों दे दिया कम्युनिकेशन में, ये तो था नहीं। कोई बात नहीं चारू, अपने माइंड में जिस दिन बैठा लोगे कि हम कर पाएंगे तो कर लेगो, अगर नहीं, अगर माइंड में सेट कर पाओगे तो दिक्कत है। अब देखो इन्होंने कम्युनिकेशन में जो सिलेबस दिया है उसमें कहीं भी ये नहीं लिखा है कि विल्बर स्क्रैम के बारे में भी हम आपसे पूछेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है कि संचार से संबंधित अनुभव के क्षेत्र में विल्बर स्क्रैम द्वारा चिन्हित सामान्य तत्वों का जो अनुक्रम है वो बताइए। तो इसको कैसे पढ़ना है? कोई नहीं बता पाएगा जल्दी जल्दी। विल्बर स्क्रैम पढ़ा किसी ने? तो जैसे ही आप गूगल पे कम्युनिकेशन के बारे में या कम्युनिकेशन से जुड़ी जितनी भी थ्योरीज हैं उनको देखना स्टार्ट करोगे क्वेश्चन को, तो ये चीजें भी आती जाएंगी। अच्छा 2024, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है 2024 तो फिर भैया 2023 के लास्ट में ही शुरू करेंगे। संचार से संबंधित अनुभव के क्षेत्र में विल्बर स्क्रैम, सॉरी मेरे को लगा कि शायद अभी तुम देने का मन नहीं बना रहे हो। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर क्या है? सबसे पहले आएगी भाषा, फिर आएगी संस्कृति, फिर आएगी अभिवृत्तियां, फिर आएगी मान्यता और लास्ट में आएंगे वैल्यूज। विल्बर स्क्रैम 2022 का पेपर टेलीग्राम पर। उमेश 2022 का पेपर ऑलरेडी बेटा वेबसाइट पर है, वेबसाइट से सोशियोलॉजी का पेपर डाउनलोड करो। अभी जो भी मेरे पास 2022 के पेपर 2 आएंगे मैं जल्दी ही आप लोगों को प्रोवाइड करूंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13। NITTR, CEC, NPTEL और NIOS। मैंने आपको जब ये करवाया था उस समय मैंने आपसे बताया भी था कि ये किसके लिए हैं। जब अभी उस दिन मैं आप लोगों को ट्रिप पे लेकर गई थी गूगल में, तब भी मैंने आपको ऑनलाइन मार खा लो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। तो मैंने आपसे कहा भी था कि मान लीजिए CEC लिखा है, NPTEL लिखा है, NIOS लिखा है, तो मैचिंग में आएगा। डिट्टो ये क्वेश्चन है मैचिंग वाला। चलो जल्दी जल्दी देख लो भाई इसका आंसर। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। सब लोग ध्यान से देखेंगे इसको, यानी NITTR उस दिन कराया था स्वयं के कोऑर्डिनेटर्स
ये क्या है, स्वयं के कोऑर्डिनेटर्स पूछे गए हैं। NITTR क्या चीज है, शिक्षक प्रशिक्षण प्रोग्राम। CEC क्या चीज है, नॉन टेक्नोलॉजिकल अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स। NPTEL, व्हाट इज NPTEL, डेट इज इंजीनियरिंग से जुड़ा PG कार्यक्रम प्रोग्राम। और आपका NIOS, स्कूल से बाहर के बच्चों के संबंधित शैक्षिक कार्यक्रम। उस दिन मैंने आपको जब करवाया था स्वयं का टूर, उस समय मैंने आपको ये बताया था कि कितने कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, ध्यान रखियो इस चीज को, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये रुचि आंसर करेगी इसका, बड़े मजे आ रहे हैं रुचि को, आंसर करो बेटा। ए की आय बी की आय से 40% अगर कम है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक होगी। बबीता कुछ भी टेंशन नहीं लेनी है, टेलीग्राम ज्वाइन करो, जितने क्विज हो रहे हैं उसको अटेंड करो। पेपर 1 में जितनी PDF मैं दे रही हूं, जितनी PDF वेबसाइट पे है, सबको उठा के पढ़ लो। प्रैक्टिस के लिए DI के लिए PYQ बुक डाली हुई है मैंने, उसको तुम लोग स्टार्ट कर दो। DI की प्रैक्टिस, जितने भी आपके PYQs हैं सब में उठा के स्टार्ट कर दो। कैसे होगा, 66.66, क्या बात है। ऑप्शन नंबर सी, ए की आय इन्होंने कहा बी की आय से 40% कम है, यानी मान लो बी की आय थी 100, तो 100 में 40 कम यानी 60, ठीक है ना, बिल्कुल सही बताया इन्होंने। तो इन्होंने कहा ए की आय से कितना प्रतिशत अलग है, अधिक है, क्या करेंगे, 100 माइनस 60 कितना आया, 40, कितनी है 60, 40 क्या आया, 66.66%। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। अब देखो बिल्कुल घुमा दिया क्वेश्चन इन्होंने। इन्वायरमेंट, what is the correct order of risk assessment due to exposure of some chemicals to the human। मानवों में कुछ रसायनों के उद्भासन के जोखिम आकलन का सही अनुक्रम इनमें से कौन सा है। खुराक अनुक्रिया, उद्भासन आकलन, जोखिम लक्षण वर्णन या आपदा की पहचान। थैंक यू बबीता, प्रतिशत निकालना नहीं आता, चलो एक क्लास लेंगे वो भी सॉल्व करवा देंगे, ठीक है, टेंशन ना लो, अभी सब करते चलो। पूजा, खुशबू, रुचि, सिमरन, मनु, मीना, सब लोग ध्यान दो। 15 क्वेश्चन का आंसर मुझे पता है, जनरली नहीं पता होगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी आपदा की पहचान करना, आकलन करना, उद्भासन आकलन, और उसके बाद आएगा जोखिम लक्षण वर्णन। इस तरीके के नए क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर डी। अभी जिसने पहले आंसर किया है वो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताइए जरा। क्वेश्चन नंबर 16 सब लोग ध्यान से देखिए बेटा। 15 व्यक्तियों का औसत वजन, उनमें से 70 किलोग्राम वजन के एक व्यक्ति को एक नए व्यक्ति द्वारा प्रतिस्थापित करने पर 2 किलो घट जाता है, तो नए व्यक्ति का वजन कितना होगा। अजय कितना होगा, सुधीर, मनोज, अर्चना, आंसर करो, दीपशिखा, सब लोग आंसर करते चलो, गलत है या सही है वो अलग बात है। मनोज आंसर करो। 15 व्यक्तियों का औसत वजन सॉल्व करके देखेंगे, इतने में ही आंसर आ जाएगा आपका। माना नए व्यक्ति का वजन है के, कितना है 15 व्यक्तियों का औसत वजन, जिसमें 70 किलोग्राम एक व्यक्ति को अगर नए व्यक्ति से प्रतिस्थापित करें तो 2 किलो कम हो जाता है। इसका सॉल्यूशन निकाल लेंगे, इस इक्वेशन का सही आंसर होगा 40 kg। जिसने भी सॉल्यूशन निकाला है वो क्या करेंगे, अभी एक्सप्लेनेशन डालेंगे शॉर्ट ट्रिक का टेलीग्राम पे। 17, नीचे दी गई सूची ए से ई से निम्नलिखित संग्रहण मीडिया केवल प्रकाशिक संग्रहण मीडिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज मीडिया फ्रॉम द लिस्ट ए टू ई गिवन बिलो आर ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया ओनली। इनमें से कौन सी ऑप्टिकल मीडिया स्टोरेज है, जल्दी से इस क्वेश्चन का सब आंसर करेंगे। साबिया अभी सब धीरे धीरे ना मैथमेटिकल भी सॉल्व करवाती जाऊंगी, अभी ये ध्यान से देखो पहले इसका आंसर। डीवीडी रैम, पेन ड्राइव, मैग्नेटिक टेप या SSD ब्लू रे डिस्क। सारे के सारे आप लोग PYQ की जो बुक टेलीग्राम पे है, पहली बात तो उसको डाउनलोड करो, वहां से क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करो।
क्या होगा क्वेश्चन नंबर 17? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ए और ई। ऑप्टिकल मीडिया स्टोरेज है ऑप्शन नंबर ए डीवीडी रैम, और ऑप्शन नंबर ई ब्लू रे डिस्क। इसका आपने क्या करना है, यहां पर इसका एक्सप्लेनेशन भी पढ़ना है, ठीक है। अब है इंटरनेट के छलपूर्ण प्रयोग के उदाहरण निम्नलिखित में कौन से हैं? एग्जाम्पल ऑफ फ्रॉडलेंट यूज ऑफ द इंटरनेट, यानी इंटरनेट का अगर आप गलत तरीके से प्रयोग करते हैं तो वो कौन कौन सा तरीका हो सकता है? ये तो सभी को आता होगा इसका आंसर, इसके आंसर की तो कोई बात ही नहीं है, सभी को आंसर आता होगा इसका। जल्दी बताओ भाई। और लाइक कर दो भाई जिनको भी अच्छी लग रही हो क्लास, मजा आ रही हो। अगर इंटरनेट पे हम बात करें धोखाधड़ी की, छलपूर्ण प्रयोग, जूम कर दें, एक मिनट रुको बेटा, तो हम किसका किसका प्रयोग करेंगे? ब्लॉगिंग का करेंगे, बुकिंग का सिनेमा टिकट, फार्मिंग का करेंगे या फिशिंग का करेंगे? सही आंसर, ब्लॉगिंग तो होगी नहीं, बुकिंग सिनेमा टिकट होगा नहीं, फार्मिंग और फिशिंग हो सकता है, यानी सी और डी। ऑप्शन नंबर बी, सी और डी, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे फार्मिंग का मतलब है कंप्यूटर फाइल सॉफ्टवेयर में गोपनीय रूप से बदलाव, और फिशिंग का मतलब है इंटरनेट के माध्यम से लोगों को धोखा देना, फार्मिंग और फिशिंग, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर ऊपर देख लेंगे, सोशल इंजीनियरिंग साइबर हमला है फार्मिंग। फार्मिंग क्या होता है, फिशिंग क्या होता है, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, तो इस चीज को आप लोगों को ध्यान रखना है और ये एक्सप्लेनेशन को पढ़ना है। चलिए क्वेश्चन नंबर, कौन सा क्वेश्चन है यार, 17 हो गया, 18 हो गया, ये वाला क्वेश्चन 18, अब आया आपका 19। आंसर करो बस फटाफट, कंप्लीट है। अधिगम के किस प्रकार में अधिगमकर्ता सक्रिय परिचर्चा में सहभाग करता है और शिक्षकों से त्वरित प्रतिपुष्टि प्राप्त करता है, उसी सेम टाइम पर ही फीडबैक प्राप्त करता है? फर्स्ट पेपर की पूरी क्लास हो रही है, विद एमसीक्यू भी होगी, विद थ्योरी भी होगी, सब कुछ है, तो उन्हीं को ज्यादा बेनिफिट है क्योंकि जो कंटिन्यू क्लासेस देखेंगे, अदरवाइज अगर एक भी चीज छूट गई तो फिर छूट गया, और ये जब तक दूसरे लोग स्टार्ट करेंगे तब तक ये अपना काम फिनिश हो जाएगा। जब तक पेपर आएंगे, जब तक दूसरे लोग स्टार्ट करेंगे, तब तक अपना ये जो PYQ है खत्म भी हो जाएगा, सिर्फ रिवीजन रह जाएगा। ऑप्शन नंबर 1, सिंक्रोनाइज मोड ऑफ लर्निंग, अधिगम का सहकालिक, जैसे कि आप लोग मुझसे बात कर रहे हो, फीडबैक मुझे मिल रहा है, मेरा फीडबैक आपको मिल रहा है, आपका फीडबैक मुझे मिल रहा है, यानी आपस में हम कम्युनिकेट कर रहे हैं। इट मीन्स सेम टाइम पर कम्युनिकेशन कॉल्ड सिंक्रोनाइज, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, किसे हटाने के लिए वातन प्रक्रिया का दक्षतापूर्ण प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 20, जल्दी आंसर करो भैया, 1 घंटा हो गया है और मुझे लगता है फिर मैं रात को क्लास कैसे लूंगी अगर अभी बोल लूंगी ज्यादा, तो जल्दी से फिनिश करते हैं, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करें। किसे हटाने के लिए वातन प्रक्रिया का दक्षतापूर्ण प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी, वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक्सप्लेनेशन पढ़ते जाएंगे आप लोग। 21, भारतीय तर्कशास्त्र में निगमन आगमन के भेद विभेद किया जाता है, और भारतीय तर्कशास्त्र में मूलतः चिंतन का अध्ययन किया जाता है, ना कि केवल चिंतन के आकारों का। इस तरीके का स्टेटमेंट ऑप्शन नंबर डी, यानी पहला गलत है, क्योंकि आगमन और निगमन विधियों का ही प्रयोग करके आर्ग्यूमेंट करते हैं, और दूसरा सही है। तो ये जल्दी जल्दी मैं कंप्लीट कर रही हूं, ठीक है। 22, जल्दी से इसका आंसर कर दो, बस फिनिश करें क्लास। 22 का जल्दी से आंसर कर दीजिए आप लोग, और जिनको भी टेलीग्राम ज्वाइन करना है ऊपर लिंक दिया है चैट सेक्शन पे, जल्दी से ज्वाइन करो। शैलेंद्र, मजा आ गया क्लास लेने का, क्या बात है। अगर हिंदी, वहां पर आनंद, अगर आप हिंदी मीडियम सेलेक्ट करोगे तो आपको दोनों में ही क्वेश्चन पेपर दिखाई देगा, लेकिन अगर बेटा आपने पहले ही इंग्लिश को सिलेक्ट कर लिया तो क्वेश्चन पेपर सिर्फ आपको इंग्लिश में ही दिखाई देगा। तो अगर आप चाहते हो इंग्लिश हिंदी में देखना तो हिंदी सेलेक्ट करना,
चलो आंसर करो। 6, 13, 27, 55, 111। ऑप्शन नंबर सी। प्रियंका किधर का कहाँ गड़बड़ हो गया बेटा? 223 +2, नहीं सॉरी, मल्टीप्लाई बाई 2 +1 हो रहा है, यानी 2 से गुणा करिए +1 करिए, 2 से गुणा करिए +1, यही चल रहा है इसमें। ठीक है भाई, चलो भाई टाटा बाय बाय करते हैं यार, बहुत देर हो गई। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब अपने ग्रुप में शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा मेंबर बनिए। मतलब चैनल आपका नहीं है क्या कि जो बार बार कहना पड़ेगा? ज्वाइन नहीं कर सकते हो सबके सब? सबको पीडीएफ मिल रही है, वो भी लेटेस्ट विद एक्सप्लेनेशन, तो क्या ज्वाइन करने के लिए भी कहना पड़ेगा क्या सबसे? इंग्लिश में एग्जाम दे सकती हूँ, हिंदी में भरा है, बिल्कुल दे सकते हो बेटा। वहां पर ऐसा थोड़ी ना है कि हिंदी इंग्लिश में आएगा, वो तो क्वेश्चन पेपर आपको किस में देखना है, डेट इज इंपॉर्टेंट। बाकी आप जिसमें दो, ऐसा कुछ नहीं है। मजा आया? जिसको भी मजा आया, आज कौन कौन ज्वाइन बटन से ज्वाइन करेगा, चैनल को सपोर्ट करेगा? मनोज, अरे तुमको, हाँ 1 मिनट रुको यार, देखते हैं अगर, अरे यार नेटवर्क का लग नहीं रहा है अभी। देखो तुम एक काम करो, यहां पर लिंक दिया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे, उस लिंक पर क्लिक करो और नीचे फिर मैं स्क्रीनशॉट देती हूँ, नीचे स्क्रॉल करोगे उसी में ही सारी पीडीएफ है। लिंक देखो वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे है। ठीक है, चलो थैंक यू वेरी मच। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक ऊपर है, दिया हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, बाकी रात को मिलेंगे आप सभी से, तो सब लोग अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।